कि बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जूल जो होता है ये एनर्जी का होता है, ऊर्जा का होता है, वाट शक्ति का होता है, पास्कल दाब का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, इसे भी याद रखिएगा। ज्यादा डिटेल्स में ना जाएंगे, ज्यादा डिटेल्स आपको ये चलेगा क्वेश्चन एप्लीकेशन पर। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर के सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मानव शरीर के सबसे छोटी क्रियात्मक रचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका की खोज 265 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा है, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन जिसे तंत्रिका तंत्र कोशिका कहा जाता है, और शरीर के सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है, और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए। वह पदार्थ जिसका केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। एक ही प्रकार के परमाणु यानी मान लो ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिल गया, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से, यानी इसे ऑक्सीजन गैस कहेंगे, इसे आपको ओजोन कहेंगे, ये तत्व होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलने से जो बनते हैं उसे तत्व कहते हैं। अलग अलग परमाणुओं को किसी खास अनुपात में मिलाएंगे तो वो यौगिक बनेगा, और अलग अलग तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो वो मिश्रण बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक यौगिक का आपको आप देख सकते हैं एग्जाम्पल हो जाएगा आपको पानी, ग्लूकोज, ये सभी यौगिक का एग्जाम्पल होता है। बाकी इसका आंसर हो जाएगा तत्व। चलिए क्वेश्चन 4, न्यूटन के प्रथम नियम। न्यूटन ने 3 नियम दिया था। पहला नियम कहता है कि जो वस्तु जिस जगह पर है वही रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। यहाँ कहा जाता है इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। यहाँ से बल की परिभाषा निकला, क्या निकला, बल की परिभाषा। बल परिभाषा हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बल की परिभाषा आपको निकला। और यहाँ से आपको सेकेंड लॉ से क्या कहता है, सेकेंड लॉ से बल का व्यंजक निकला, यानी F बराबर ma निकला। थर्ड क्या कहता है, एक्शन और रिएक्शन की बात करता है, क्रिया प्रतिक्रिया। थर्ड जैसे बंदूक से गोली छूटता है पीछे की तरफ, तोप से गोला मारो पीछे की तरफ आओगे, नाव से कूदोगे तो नाव आगे पीछे की तरफ भागेगा, आप आगे कूदोगे तो। ये तीसरा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, आपको गैलीलियो का नियम कहा जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगी, यकृत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अग्नाशय जो हो जाएगी ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन ये अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है अग्नाशय। अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि होगा, इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। मानव शरीर के सबसे बड़ी अंग हो जाएगा आपका स्किन यानी चमड़ा, और दूसरे पर आता है यकृत। क्वेश्चन नंबर 6, एक हॉर्स पावर बराबर होता है। हॉर्स पावर किसका यूनिट है, आपको हॉर्स पावर जो है पावर का नाम से ही पता चल रहा है। और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त जो है 5 से 6 लीटर हमारे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में मिलता है। और रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसी में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, जो इसका लाल रंग देने का कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लाता है, ले जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ये याद रखिएगा। क्लोरोफिल हरा पत्ती को देता है, इसमें आपको मैग्नीशियम पाया जाता है। और कैरोटीन जो होता है ये विटामिन ए का स्रोत होता है। और मेलानिन आपके चमड़ा में पाया जाता है, आपकी स्किन जो यानी गोरा काला ये जो दिखाता है मेलानिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8, पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल को इंग्लिश में हम लोग ब्रास बोलते हैं, और पीतल जो मिश्रण होता है तांबा और जास्ता का मिश्रण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, तांबा और जास्ता का मिश्रण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। समान वृत्तीय गति में क्या होता है? समान वृत्तीय गति यानी आपको केंद्र मारकर चारों तरफ कोई वस्तु घूमता है तो उसका देखोगे हर पॉइंट पर उसका क्या बदलता है, तो उसका वेग बदलता है। आप याद रखिएगा। और वेग के लंबवत क्या होता है, उसका त्वरण होता है। तो त्वरण भी बदलता है लेकिन चाल नहीं बदलता है, यानी वेग बदलता है लेकिन चाल यानी आपको नहीं बदलता है। चाल एक आपको अदिश राशि है जबकि वेग क्या है, सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? मानव रक्त थोड़ा क्षारीय होता है और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.5 होता है। पीएच वैल्यू की खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा। उदासीन यानी आप 7 कह सकते हो वर्षा के जल को, जो कि शुद्ध वर्षा के जल को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। जड़त्व किन पर निर्भर करता है? जड़ से जड़त्व बना हुआ है, मैंने विरोध करना, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व कहा जाता है। और जड़त्व किसके अनुफलन होता है, द्रव्यमान का। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ट्रेन का जड़त्व ज्यादा होगा या साइकिल का, तो आप ओबीसी ट्रेन का द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व भी ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, और इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है जिसे पेनक्रियाज कहा जाता है। इसके बीटा सेल से, इसके अग्नाशय के बीटा सेल जो होता है लंगर इसके बीटा सेल वहां से निकलता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। इसलिए इंसुलिन को सुई में आपको जास्ता मिलाया जाता है, जास्ता। तो इंसुलिन में क्या पाया जाता है, जास्ता पाया जाता है। जब जब चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगता है, यानी बस चल रहा है अचानक ब्रेक लगा, यानी बस पीछे आने की कोशिश करेगा, आप आगे फेंकाओगे, याद रखिएगा।
तो बस अचानक अगर ब्रेक मारता है, आप आगे की तरफ फेंकाओगे, इसे कौन सा आपको कहा जाता है? इसे गति जड़त्व कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? गति। और अचानक अगर बस स्थिर है, चलेगा, तो उसे स्थिर जड़त्व कहा जाता है। अचानक बस आगे चले, मतलब आगे की तरफ बढ़ेगा, तो आप पीछे की तरफ फेंकाओगे। ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 14, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनोल कहा जाता है, और ये गाजर में सबसे अधिक पाया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी आंख की बीमारी हो सकता है। अस्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है, और पेलाग्रा विटामिन बी3 जिसे नियासिन कहा जाता है, उसकी कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है। विटामिन ई की कमी से, जिसे विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है, नपुंसकता आ सकता है। विटामिन के की कमी से ब्लड नहीं जमता है। ये सब याद रखिएगा। विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन पाया जाता है। आयरन, विटामिन बी12 को साइनोकोबालिन नहीं, ये में कोबाल्ट पाया जाता है। सॉरी, आयरन की कमी होने से विटामिन बी12 दे जाता है, यानी खून की कमी पर इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। इसे भी याद रखिए। सभी क्वेश्चन याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर किस वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? किसी वस्तु का भार, भार किसे कहा जाता है? वेट को। एक सदिश राशि है mg। ये जो होता है पृथ्वी का, अर्थ का जो होता है, ये चंद्रमा का 1/6 हो जाता है। यानी चंद्रमा पर कोई वस्तु जाएगा तो अर्थ का 1/6 हो जाता है भार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि जी ही बदल जाता है। जी माने पृथ्वी का गुरुत्व जो होता है चंद्रमा के गुरुत्व से ताकतवर होता है। चंद्रमा का गुरुत्व जो होता है पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। विटामिन बी को क्या कहा जाता है? टोकोफेरोल कहा जाता है। विटामिन डी के को नहीं, टोकोफेरोल तो विटामिन ई को कहा जाता है। विटामिन के को क्या कहा जाता है? फिलोक्विनिन कहा जाता है। विटामिन के को फिलोक्विनिन कहा जाता है, और इसकी कमी से रक्त नहीं जमता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। हिमोफिलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसमें ब्लड नहीं जमता है। इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु जो है अत्यंत सूक्ष्म कण होता है, जिसे और कणों में नहीं तोड़ा जा सकता है। ये सबसे पहले डाल्टन ने दिया था 1808 में। तो परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने। रदरफोर्ड ने क्या किया था? नाभिक की खोज किया था। अल्फा बीटा की खोज किया था रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 18, समान मानव शरीर का औसतन ताप लगभग होता है। तो समान मानव शरीर का औसतन ताप अगर देखा जाए तो 98.6 फahrenheit में होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, और अब 310 केल्विन में होता है। ध्यान में रखिएगा। आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर नहीं, अब बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। मानव शरीर में ताप किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। मानव शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है। एमएम होता है एचजी, एमएम एचजी होता है। ये बीपी कहा जाता है। इससे बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, इससे घटेगा तो बीपी घट जाएगा। सिस्टोलिक कितना होता है? 120। डायस्टोलिक कितना होता है? 80 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। स्फेग्नोमेनोमीटर से बीपी मापा जाता है। इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। तापमान मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? जो तापमान मापता है, ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है थर्मामीटर। थर्मामीटर में क्या भरा जाता है? पारा, पारा भरा जाता है। इसे भी याद रखिएगा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है, और स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड मापता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। बी। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में टोटल बच्चा पैदा होता है तो उसमें 300 हड्डी होता है। जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं 206 हड्डी। ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है अध्ययन। कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर आपको हड्डी बनता है। विटामिन डी और कैल्शियम बड़ी जरूरी होता है हड्डी के लिए। सबसे बड़ा हड्डी होता है जांघ की हड्डी, जिसे फीमर हड्डी कहा जाता है। कान की हड्डी जो होता है सबसे स्टेपिस जो होता है छोटा हड्डी होता है। इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाता है। बी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है। तो उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ नहीं बहता है। पदार्थ किसमें नहीं बहेगा? ठोस में। ठोस के जो कण होते हैं ना, ट्रांसफर होते हैं। जैसे स्यूठा, स्यूठा एक तरफ से धिकाओगे तो उसका आपको स्यूठा का कण जो होता है वो ट्रांसफर नहीं होते, तापमान जो है ट्रांसफर होते चले जाते हैं। चालन कहा जाता है, जिसे कंडेंसन कहा जाता है। बाकी द्रव और गैस में क्या होता है? द्रव और गैस में संवहन विकिरण होता है। द्रव और गैस में क्या होता है? संवहन और विकिरण होता है। विकिरण सूरज के प्रकाश में भी होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ठोसों में चलता है आपका चालन, और यहाँ पर कण नहीं आपको एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका की शक्ति गृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, जहां पर क्या होता है? 38 एटीपी बनता है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट जिसे कहा जाता है एटीपी, इसे करेंसी कहा जाता है। कोशिका के करेंसी कहा जाता है। जब ग्लूकोज टूटता है ये तो 38 एटीपी माइटोकॉन्ड्रियम बनता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा क्रिया कहा जाता है। नाभिक को मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका को राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। बी। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या करता है? आपको प्रोटीन का निर्माण करता है। सूरज से पृथ्वी तक उष्मा किस विधि से जानता है? सूरज से पृथ्वी तक उष्मा आने में, देखो सूरज से पृथ्वी की दूरी जो है यह है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसे कहा जाता है एक एयू कहा जाता है। एयू यानी एंगस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, खगोलीय दूरी। और सूरज के पृथ्वी जब आता है वो विकिरण के माध्यम से आता है। किस माध्यम से? विकिरण के माध्यम से। ये 8.2 मिनट, यानी कि आप कह सकते हो कि 8.2 मिनट में ये आता है, यानी 8 मिनट 20 सेकंड में आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा पृथ्वी पर।
क्वेश्चन नंबर 25, समान ताप और दाब पर सबसे हल्की गैस कौन सी है? समान ताप और दाब रहे, सबसे हल्की गैस पूछे, सबसे हल्की तत्व पूछे या आवारा तत्व पूछे, ये कौन सा होगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक पाया जाता है 71%, और 71% ही आपको पाया जाता है सूरज में भी हाइड्रोजन, इसे भी याद रखिएगा। हाइड्रोजन का आवारा तत्व भी कहा जाता है। सबसे हल्का धातु पूछे तो लिथियम हो जाएगा, लिथियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, केवल पादप कोशिकाएं में पाई जाती है, तो पादप कोशिकाएं में पाई जाती है कौन सी कोशिका भित्ति? कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, आपको जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, ये सभी पादप और दोनों में पाई जाती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोशिका भित्ति जो होती है ये बाहरी आवरण मजबूत करती है किसी भी पादप कोशिका का। उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जितने भी जीवाश्म ईंधन हम जलाते हैं वहां से क्या निकलता है? CO2 निकलता है, और CO2 क्या करता है? सूरज के ताप को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता है, जिस कारण से देखिएगा तापमान बढ़ रहा है। हमारे वायुमंडल में 0.03% क्या पाया जाता है? CO2 पाया जाता है। पौधे में जल का परिवहन किस उत्तक से द्वारा होता है? पौधे में जो जल का परिवहन होता है ये उत्तक होता है। ये उत्तक कौन सा? जल, जाइलम। जाइलम जो होता है जल और लवण का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है खाना का यानी खाद्य पदार्थों का करता है परिवहन, इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखिए 30 नंबर, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग के लिए माध्यम चाहिए। ये कैसा है? मैकेनिकल वेव है, माध्यम चाहिए इसको, ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी ठोस में ज्यादा चलेगा, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में, लेकिन निर्वात में नहीं चलेगा। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, इसे भी याद रखिएगा। और प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 31, और एल्युमिनियम में पूछता है कभी कभी ध्वनि कितना चलता है? तो 6400 लगभग 40 कहीं कहीं 20 देता है मीटर पर सेकंड चलता है, यानी एल्युमिनियम में सबसे अधिक आपको चलता है ध्वनि, इसे भी याद रखिए। हरे पौधे भोजन बनाते समय इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? हरे पौधे भोजन बनाते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाएगा? स्वपोषी, क्योंकि खाना खुद से बना रहे हैं, खुद से। अगर यही हम लोग आधारित किसी पर होते हैं तो हम परपोषी होते हैं। जैसे ये प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गया? प्राथमिक उत्पादक कौन हो गया? पौधे हो गए उत्पादक। और प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? मतलब कि शाकाहारी। जैसे आपको खरगोश हुआ, ये शाकाहारी के अंतर्गत आएगा। द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है? जैसे सर्वाहारी होते हैं, जो मांस भी घास दोनों खाते हैं, यानी कि दोनों खाते हैं। और सिर्फ मांसाहारी कौन होंगे? तृतीय, जैसे शेर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अपघटक क्या होते हैं? तो जीवाणु, फफूंदी, जो मरे हुए चीज को मिट्टी में मिला देते हैं, स्वपोषी हो जाएगा, स्वपोषी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, आवृत्ति किसका है? आवृत्ति मतलब क्या होता है? कोई जो तरंग होता है 1 मिनट में कितना कंपन किया, उसे आवृत्ति कहा जाता है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, न्यूटन बल का, जूल ऊर्जा या आपको कार्य का। डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। डेसिबल में क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। किस हार्मोन को पौधे में वृद्धि हार्मोन कहा जाता है? यानी पौधे में वृद्धि का कारण बनता है कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीन हार्मोन को पौधे में वृद्धि का हार्मोन कहा जाता है। फल पकाने वाला हार्मोन जिसे कहा जाता है उसे एथिलीन को कहा जाता है। साइटोकिनिन कोशिका में भी आपको क्या करता है? विभाजन करता है प्लांट सेल में, इसे भी याद रखिएगा। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? पौधे के पत्तियों को झाड़ने में मदद करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए, यानी आप हो यहाँ पर और आपका दीवार यहाँ पर है, इससे यहाँ से आवाज छोड़ोगे तो आपको ये ध्वनि टकरा कर आएगी, वो अच्छे से सुनवाई हो पाए, इसलिए कितना होना चाहिए? आपके और प्रवर्तक सतह के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। आप जब ध्वनि बोलते हो तो आपके कान पर 1/10 सेकंड तक रहती है, ये भी याद रखिएगा, 10 सेकंड तक। 25 जो आपको सेंटीमीटर दिमाग में आ रहा है वो न्यूनतम देखने की दूरी है। न्यूनतम देखने की दूरी जो आती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, अधिकतम अनंत होती है। लेकिन आपको देखिएगा समान सुनने वाला जो ध्वनि होता है ये 17 मीटर होना चाहिए, प्रवर्तक और आपके बीच की दूरी। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे कहा जाता है? ठोस CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठोस CO2 को क्या कहा जाता है? ड्राई आइस। क्वेश्चन नंबर 36, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? स्वरदाता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्वरदाता कहा जाता है। किसी को ब्लड दे सकता है। O नेगेटिव को स्वरदाता कहा जाता है, और AB प्लस को स्वर्गाही कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्वर्गाही कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, स्वर्गाही कहा जाता है। AB पॉजिटिव को, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। O नेगेटिव को स्वरदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, वह आवृत्ति सीमा है जिससे मानव कान सुन सकता है। यानी सुनने वाला सीमा 3 प्रकार के, यानी एक प्रकार का हम सुन सकते हैं, 2 प्रकार का नहीं सुन सकते। सबसे पहले 20 हर्ट्ज के लेके 20 हर्ट्ज से नीचे वाला हो जाता है अश्रव कहा जाता है, और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाला जो होता है उसे पराश्रव कहा जाता है। जैसे डॉल्फिन, चमगादड़, ये सब जो आपको उत्पन्न करता है ये पराश्रव जो उत्पन्न करता है, और ये दोनों के बीच में जो होता है हम लोग सुनते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 सेकंड में 20 कंपन से लेके 20,000 कंपन के बीच की जो चीज होता है उसकी ध्वनि हम लोग सुन लेते हैं, ठीक ना? इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 38, मानव गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या होता है? गुर्दा क्या होता है तुम्हारा? गुर्दा के पथरी को क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट कहा जाता है। ये क्या करता है? अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन करता है गुर्दा आपका, और इसकी इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? गुर्दा को। न्यूरोलॉजी में किसका? तंत्रिका तंत्र को। तो न्यूरॉन के तंत्रिका तंत्र की छुटकी इकाई होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 39, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि का उपयोग करता है? चमगादड़, चमगादड़ आंख नहीं होता है, वो ध्वनि उत्पन्न करता है, छोड़ता है, शिकार से लौट कर आता है, इसे कहा जाता है अल्ट्रासोनिक ध्वनि। अल्ट्रासोनिक ध्वनि होता है,
है, यानी 20,000 से ऊपर वाले 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाले ध्वनि को प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंग में भी सेम ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंग क्या करता है, आसमान में कोई वस्तु उड़ रहा है तो रेडियो तरंग छोड़ा जाता है, क्योंकि रेडियो तरंग का तरंगधार ज्यादा होता है, तो यहाँ से छोड़ा जाता है, तुरंत पता चल जाता है। तो आपको इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग। ये भी सेम प्रक्रिया से काम करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में संतुलन बैलेंस बनाए रखने में कौन सा भाग महत्वपूर्ण है? तो मानव शरीर जो मस्तिष्क होता है ना, जो सीपीयू है आपके दिमाग, इसमें देखिएगा कि सेरेबलम, सेरिबलम जो होता है, सेरिबलम ये आपके शरीर का संतुलन बनाए रखता है। नशा करोगे तो यही बिगड़ जाता है, ठीक है ना। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है प्रतिवर्ती क्रिया को आपका देखता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेरिबलम। और सेरेब्रम जो होता है वो आपके यादाश्त को देखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। वह पदार्थ जिसकी रासायनिक अभिक्रिया के दौर, वो पदार्थ का नाम बताना है जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाए या घटाए परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये होता है उत्प्रेरक कहा जाता है, इसे कैटालाइस्ट कहा जाता है, ठीक है ना, कैटालाइस्टिक कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ये रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। और जैविक उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, एंजाइम को कहा जाता है। सोनार किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। और रडार किस सिद्धांत पर काम करता है? रेडियो तरंग। माफ कीजिएगा, मैं इससे पहले कुछ आपको उल्टा बता दिया था। क्या रेडियो तरंग के सिद्धांत पर काम करता है रडार? रेडियो तरंग, याद रखिएगा, रेडियो तरंग पर रडार काम करता है। और सोनार जो होता है वो साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग पर काम करता है, पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए, ठीक ना। तो सोनार जो होता है ध्वनि के परिवर्तन पर काम करता है। इसमें ध्वनि क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि होती है। 20,000 हर्ट्ज के, देखो 20,000 हर्ट्ज को ऐसे भी आप लिख सकते हो, यानी आपको 20 पर देखिएगा 20,000 हर्ट्ज ऐसे भी लिख सकते हो। और 20 पर के लिख दोगे, यानी के को क्या मतलब होता है, 1,000 होता है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऊपर वाले जो ध्वनि होते हैं उसे प्रासराव ध्वनि कहा जाता है। और वहीं आपको छोड़कर पता किया जाता है सोनार से। साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग, यानी समुद्र में जो भी वस्तु का पता लगाया जाता है वो सोनार से पता लगाया जाता है। और रडार जो वस्तु ऊपर उड़ रहा है उसमें रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य में निषेचन समानता कहाँ होता है? तो मनुष्य में देखिएगा महिला का आपको अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु कहाँ आकर मिल जाता है? फिलोपियन ट्यूब में, जिसे गर्भनली कहा जाता है। फिलोपियन ट्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन से है? रासायनिक परिवर्तन एक बार हो जाने के बाद फिर से वही चीज नहीं आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, पानी का वाष्प बनना एक भौतिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन है। जंग का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3X H2O होता है। यानी पानी से अगर आपको देखिएगा लोहा को भिड़ाइएगा तो जंग लग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। इसमें लोहा का वजन बढ़ जाता है और लोहा में जंग ना लगे इसलिए जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। कपूर का उड़ना, कपूर क्या हो जाता है, सीधे ठोस से गैस में हो जाता है, इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। लेकिन वही गैस को फिर ठंडा कर दिया जाए तो कपूर प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। रासायनिक परिवर्तन में दूध का फटना भी हो जाता है, फल का पकना भी हो जाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये याद रखिएगा, सबसे तेज चाल होती है प्रकाश का, विद्युत के तरंग के अंतर्गत आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। रक्त में थक्का कौन सी कोशिकाएं का मुख्य कारण होती है? रक्त जो होता है ये तरल संयोजी ऊतक है। और रक्त जो होता है, आप 1 यूनिट रक्त अगर देते हो, कहते हो कि मैं 1 यूनिट रक्त दे दिया हूं, तो 450 ml आप रक्त दान कर आते हो, ठीक ना। रक्त में क्या पाया जाता है? WBC पाया जाता है, जिसे आपको क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। आपको RBC पाया जाता है, जिसे आपको रेड ब्लड सेल कहा जाता है। आप यहाँ पर देखिएगा, आपको प्लेटलेट्स पाया जाता है, प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट आप कहते हैं। आपको WBC का 2 से लेकर 5 दिन तक कार्यकाल होता है। आपको RBC का आपको जो होता है 120 दिन का आपको होता है जीवन काल, कार्यकाल नहीं जीवन काल। और प्लेटलेट्स का विषय में आपको देखिएगा कि कुछ ही दिन तक होता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि प्लेटलेट्स की कमी से आपको कौन सा बीमारी हो जाता है? तो खून नहीं जमता है। ये भी याद रखिएगा, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तो रक्त थक्का जमने में आपको कौन मदद करेगा? थ्रोम्बोसाइट करेगा। और डेंगू जो वायरस जनित बीमारी है वही प्लेटलेट्स आपका कम कर देता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 4.5 लाख प्लेटलेट्स होना चाहिए, भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, हीरा अत्यधिक चमकता है। हीरा अत्यधिक चमकता है, ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, मृग मरीचिका जो होता है या शीशा हुआ चनका का शीशा भाग जो होता है चमकता है। आपको जो भी ट्यूब लोगे पानी में डालोगे तो वो चमकने लगता है। ये सभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यहाँ तक कि इंद्रधनुष में भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। और ऑप्टिकल फाइबर भी जो सिद्धांत पर काम करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। 48, पदार्थ की कौन सी अवस्था निश्चित आयतन होती है? आयतन तो होगी निश्चित, लेकिन उसका क्या होता है, क्या बोलता होता है, पर निश्चित आकार नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होगा, आकार निश्चित नहीं होगा द्रव का। और दोनों निश्चित होगा, आकार और आयतन दोनों ठोस का, और दोनों अनिश्चित होगा किसका? गैस का। दोनों अनिश्चित होता है। याद रखिएगा, प्लाज्मा अवस्था चौथा अवस्था है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था पदार्थ की 5वां अवस्था है। लेकिन पदार्थ भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है, ठोस द्रव गैस। गैस का ही चौथा अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है और 5वां को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहा जाता है। प्लाज्मा अवस्था अधिक तापमान पर होता है और BIAC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था जो होता है ये एकदम परम शून्य ताप पर प्राप्त किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? द्रव हो जाएगा, द्रव। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49,
तारों का टिमटिमाना कारण क्या होता है? तारे जो होते हैं, तारे से जब आपको प्रकाश आते हैं तो धूल कण पर आपको पड़ते हैं और वो अपना रास्ता बदलते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए टिमटिमाते दिखाई देते हैं। या उनकी दूरी कम होती है, वे स्वतः प्रकाश नहीं देते वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे का टिमटिमाना, अगर पानी में कोई छड़ डाल दिया टेढ़ा दिखाई देना, बाल्टी में सिक्का डाल दिया ऊपर दिखाई देना, ये सभी के सभी प्रक्रिया किसके कारण होती है? वो आपको अपवर्तन के कारण होती है, अपवर्तन। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक देखो परमाणु की खोज देखिएगा, यह सिद्धांत डॉल्टन ने किया है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है, न्यूट्रॉन आपको कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को आपको द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन अगर आपको देखिए उदासीन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाता है प्रोटॉन को, लेकिन परमाणु संख्या किसको कहा जाता है? प्रोटॉन के बराबर, यानी प्रोटॉन के बराबर को परमाणु संख्या कहा जाता है और द्रव्यमान संख्या कहा जाता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, और नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 51, उगते या डूबते समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्या कारण है? तो लाल दिखाई देता है क्योंकि यहाँ परिकिरणन होता है, यानी कि प्रकाश के परिकिरणन के कारण। प्रकाश जो होता है ना, छोटे पार्टिकल पर पड़कर छितरा जाता है, जिस कारण से देखिएगा वो परिकिरणन होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। सबसे कम बैगनी का। सबसे अधिक परिकिरणन बैगनी का होता है, सबसे कम होता है लाल का, इसलिए लाल का संचार के प्रयोग में हम उपयोग करते हैं। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 52, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज आपको किसने किया था ये बताइए? जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज ऋण आवेशित होता है इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा नाइट्रोजन तथा नाभिक की खोज किया था, इसे भी याद रखिएगा। चलिए, मैक्सवेल ने आपको विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत यानी प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत जो दिया गया था, ये मैक्सवेल भी उसमें आपको नाम आता है, क्वांटम सिद्धांत के अंतर्गत जो आता है उसमें इनका भी नाम आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? 1 मिनट। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? आपको थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 53, पारसेक क्या है? पारसेक क्या है? पारसेक दूरी की इकाई है। पारसेक हुआ, प्रकाश वर्ष हुआ, ये दूरी की इकाई है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.086 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है, इसे भी याद रखिएगा। या आपको लाइट मीटर में अगर पूछे तो ये होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा, लाइट ईयर के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका आंसर ए हो जाएगा। और एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है? एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगर मीटर में दो तो 15 मीटर हो जाएगा, यानी एक साल में प्रकाश द्वारा तय की दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, जो कि खगोलीय दूरी मापता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, और इसे आप लिख सकते हो 9.46 इंटू 10 के पावर 9.46 10 के पावर 12 मीटर। किलोमीटर में, किलोमीटर माफ करना, किलोमीटर में लिखना हो तो पावर आप 12 कर सकते हो, इसे भी याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, वह अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, क्या कहा जाता है? तो अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, अधातु पूछ रहा है ब्रोमीन हो जाएगा। और यही धातु अगर पूछ देता तो धातु पूछे तो पारा हो जाएगा। पारा आपको द्रव अवस्था में रहता है, धातु है, और अधातु है तो वो हो जाएगा तुम्हारा ब्रोमीन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए किसका सटीक किया जाता है? यानी दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर के नहीं, उसमें आपको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 56, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया होने का कारण क्या है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, परजीवी है जो कि मच्छर के काटने से होता है। एनफ्लूएंजा आपको जो पता, एनफ्लूएंजा मच्छर काटती है तो ये चीज हो जाता है, प्रोटोजोआ से बीमारी होता है। मलेरिया की दवा जो निकाला जाता है सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, यदि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर है तो इस किस नियम को कहा जाता है? आपतन कोण परिवर्तन कोण और अभिलंब एक ही तल में होगा, और आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, इसे परिवर्तन का नियम कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। एड्स किसके कारण होता है? एड्स वायरस जनित बीमारी होता है। एड्स आपको एचआईवी के कारण होता है, एचआईवी, ठीक ना, एचआईवी वायरस के कारण होता है। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ए बी हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। विद्युत विभवांतर ऐसा ही इकाई क्या होता है? उससे पहले मैं बता दूं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि चेहरा देखने के लिए या आपको कान आंख गला देखने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करना चाहिए? तो अवतल दर्पण का। या आपको देखिएगा सर्च वाला लाइट में भी अवतल दर्पण होता है, या आप देखिएगा पूछेगा साइड मिरर या आपको रिव्यू मिरर पीछे वाला मिरर में उत्तल दर्पण का। तो दर्पण से भी मैं आपको बता दिया। विद्युत विभवांतर जो होता है इसका ऐसा ही इकाई क्या होता है? विभवांतर का ऐसा ही इकाई क्या होता है आपको बताना है। वोल्ट होता है। ओम जो होता है प्रतिरोध का एक ऐसा ही इकाई होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। वाट जो होता है शक्ति का ऐसा ही इकाई होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। पीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप बता सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। बीसीजी का टीका किससे बचाव करता है? तो तपेदिक, टीबी से बचाव करता है। टीबी कैसा है? आपको जीवाणु जनित रोग है, बड़ी खतरनाक रोग होता है। पोलियो कैसा रोग है? पोलियो आपको जो है ये वायरस जनित रोग है, इसे भी याद रखें। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है।
ब्लू लिटमस पेपर को अम्ल कैसा कर देगा? तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर अम्ल डालते हो तो वो अम्ल जो होता है लाल कर देता है, और लाल से ब्लू हो जाता है, वो क्षार होता है, ठीक ना? ये भी याद रखिएगा। लिटमस पत्र लाइकेन से बनते हैं, और लाइकेन किससे मिलकर बनता है? कवक, और आपको देखिएगा कि शैवाल के मिलकर लाइकेन बनता है। क्वेश्चन नंबर 62, ओम का नियम दिया गया V बराबर आई आर। तो V बराबर आई आर जो ओम का नियम दिया गया, ये किसने दिया था? तो ओम्स लॉ भी इसे कहा जाता है। इसमें क्या होगा? वोल्टेज होगा, धारा होगा, और प्रतिरोध तीनों आपको होता है। धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध तीनों का आपको जो होता है रिश्ता बताता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। प्लेग किसके कारण फैलता है? तो प्लेग वो चीज काटने के कारण फैलता है, जैसे पिप्सू टाइप के आपको जो होते हैं, जैसे रेट हुआ, छछूंदर हुआ, ये सब बीमारी जो होता है, प्लेग खतरनाक बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, काफी लोगों को मार देता है प्लेग जो फैलता है। ये जो कृदंत जो होते हैं ना जानवर, वो फैलाते हैं। वह पदार्थ जो विद्युत को अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक सबसे माना जाता है चांदी को। चांदी को सबसे अच्छा चालक माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। और सेकंड स्थान को तांबा को माना जाता है, तांबा से तड़ित चालक बनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। चांदी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सबसे अच्छा चालक माना जाता है विद्युत का चांदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विद्युत का आपको सबसे खराब चालक कौन माना जाता है? शीशा को कह सकते हो, कांच को, प्लास्टिक को। बेरी बेरी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? बेरी बेरी जो रोग होता है, ये विटामिन बी1 के कारण होता है, इसे याद रखिएगा। विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है? बताइए। थायमीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी1 बेरी बेरी के काम होता है, ठीक ना? राइबोफ्लेविन किसे कहा जाता है? विटामिन बी2 को कहा जाता है। और विटामिन बी6 की कमी के कारण क्या होता है तुम्हारा? सपना नहीं याद रखेगा। इसे क्या पैराडॉक्सिन कहा जाता है। इसे सपना यानी कि तुम्हारा यादाश्त, सपना माने लड़की नहीं याद। और टोकोफेरोल क्या कहा जाता है? जैसे तुम्हारा बच्चा पैदा करने की शक्ति खत्म हो जाएगा, नपुंसकता आ जाएगा, फर्टिलिटी रेट गिर जाएगा, इसे टोकोफेरोल कहा जाता है, विटामिन ई को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट माने 1000 वाट को 1 किलो कहेंगे, और घंटा से यानी 3600 सेकंड से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। यह ऊर्जा की आपको इकाई होता है, और 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है। इसे भी याद रखिएगा, जो पैसा आप देते हैं बिजली का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, एनीमिया में समानता शरीर में किसकी कमी हो जाती है? एनीमिया एक बीमारी है जिसमें आयरन की कमी हो जाती है, और इसमें खून की कमी हो जाती है। खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी यानी हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, आयरन की कमी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आयरन सबसे अच्छी कहां मिलता है? पालक में मिलता है, इसे याद रखिएगा। आपको विटामिन सी और आयरन कौन सी चीज में नहीं मिलता है? तो मिल्क में नहीं मिलता है। इसके मिल्क जो होता है, दूध जो होता है, मिल्क, वो आपको बैलेंस फूड नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 68, फ्यूज तार किस धातु का बनता है? फ्यूज जो तार बना होता है, ये आपको श्रेणी क्रम में लगा होता है, ये याद रखिएगा। बाकी घर के जितने भी आपको हैं, वो आपको समानांतर क्रम में लगे रहते हैं, जितने भी आपको देखिएगा पुर्जा ऊर्जा, जितने लाइट उट पंखा उंखा होते हैं। और फ्यूज जो बना होता है, ये किसका बना होता है? टीन और लेड का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रकाश के आपको देखिएगा तापीय प्रभाव पर ये काम करता है। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है मेंडल को। और मेंडल ने अपने सामान्य जो आपको ये निकाला था, ये जेनेटिक्स के बारे में बताया था क्रॉस कर कर, वो सामान्य मटर पर किया था, इसे भी याद रखिएगा। डार्विन को क्या कहा जाता है? डार्विन ने बताया था कि अगर अपना जिंदगी बचा कर रखना है तो आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने किया था? फाराडे ने किया था। माइकल फाराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था, इसे भी याद रखिएगा। टेस्ला किसकी इकाई है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, उसका टेस्ला इकाई होता है, इसे भी याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। 71 देखेंगे। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ये जिप्सम को आपको जो आप गर्म करोगे जिप्सम को 300 कितना पर 73 केल्विन पर, या आप कह सकते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगर जिप्सम जिप्सम की फार्मूला क्या होता है? SCaSO4 इंटू 2H2O। इसको क्या कर 2S2O, इसको क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। गर्म करोगे तो यहाँ से बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। से पहले ये भी देख लीजिए यहाँ पर, ये सब फार्मूला, ये कहा जाता है आपको चूना पत्थर जो होता है, ये संगमरमर कह सकते हो, इसे अनबुझा चूना कहा जाता है। और इसमें अगर पानी डाल देते हैं अनबुझा चूना में, तो उसे बुझा चूना कहा जाता है, जो बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, ठीक ना? इसे याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं 72। मनुष्य के लैंगिक गुणसूत्र की संरचना क्या होती है? मनुष्य में 23 जोड़ी पाया जाता है, आपको पाया जाता है, क्या पाया जाता है? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। तो गुणसूत्र जो होता है, ये 23 जोड़ी में 22 जोड़ी जो होता है, महिला और पुरुष दोनों के पास एक्सेस होता है। और मेल के पास देखिएगा 23वां जो जोड़ी होता है, वह एक्स वाई हो जाता है, और फीमेल के पास 23वां जोड़ी एक्स एक्स ही होता है। तो फीमेल सभी के सभी एक्स एक्स होगा, और मेल के पास आपको 44 जोड़ी एक्सेस होगा, और बाकी एक जो होता है आपको एक्स वाई होता है। ऑटोसोम कहा जाता है जो सेम होता है, ऑटोसोम से सेम को कहा जाता है, और सेक्स हार्मोन कहा जाता है जो डिफरेंट होता है, इसे याद रखिएगा, एक जोड़ी होता है।
जब अगर बच्चा का लिंग निर्धारण करना हो तो पिता के, क्योंकि पिता में आपको क्या पाया जाता है, वाई पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो घर चौराहे पर ट्रांसफार्मर क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वो वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। लेकिन कौन सा वोल्टेज को? एसी, अल्टरनेटिव करंट के वोल्टेज को बढ़ाने के। जो घर में आपका बिजली आता है वो एसी में आता है। और ट्रांसफार्मर के करोड़ किसके बने होते हैं? नर्म लोहे के बने होते हैं। इसे भी याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर के करोड़ बने होते हैं नर्म लोहा, जो कि अस्थायी हुआ, अस्थायी चुंबक कह सकते हो, अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसने दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। लगभग 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। क्वेश्चन 75, चुंबक फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के टेस्ला में न्यूटन बल का होता है, ऊर्जा का जूल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डबल न्यूक्लिक एसिड, या ये क्या हो जाएगा, डिऑक्सो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। और आपको राइबो न्यूक्लिक एसिड को क्या कहा जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड को आरएनए कहा जाता है, आरएनए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। 77, घरों में फिट किए जाने वाली कौन सा तार सुरक्षा हेतु पृथ्वी से जोड़ा जाता है? तो घरों में फिट की जाने वाली कौन से तार सुरक्षा हेतु पृथ्वी से जोड़ा जाता है? इसे अर्थिंग तार कहा जाता है। अर्थ अर्थ तार कहा जाता है, अर्थिंग वाला तार कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। जीव और उनके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीव और पर्यावरण के बीच के अध्ययन को कहा जाता है परिस्थितिकी, इकोलॉजी कहा जाता है। जीव और पर्यावरण के बीच के जो अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देगा? तो विद्युत मोटर जो करता है ये विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। विद्युत मोटर क्या करेगा? विद्युत आपको जो होता है ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। वही जनरेटर डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसे भी याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जो बना होता है किसका बना होता है? कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली होता है ये अंतःस्रावी होता है। और ये देखिएगा प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 81 देख लेते हैं। आमतौर पर सिरका जो होता है, सिरका जिसे हम लोग बोलते हैं, जो खट्टा होता है जिसे विनेगर कहा जाता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। CH3COOH ये वाला अम्ल पाया जाता है, एसिटिक पाया जाता है। किसमें? आपको सिरका में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है, पेट के जीवाणु मारने के लिए HCl होता है। आपको नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3 होता है, HNO3 और प्लस 3 भाग HCl, अगर ये हम मिला लेते हैं इसे अम्ल राज कहा जाता है। 1 भाग नाइट्रिक एसिड अम्ल राज कहा जाता है इसे। 1 भाग नाइट्रिक एसिड और 1 भाग 3 भाग HCl। और फॉर्मिक एसिड जो होता है ये डंक में होता है, हड्डा बिच्छी ये सब के डंक में होता है। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। टार्ट्रिक एसिड जो होता है आपको अंगूर में होता है, कच्चा आम में, इमली में होता है। क्वेश्चन नंबर 82, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। और वो होता है 1.6 × 10 की पावर 19 जूल। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। चलिए एटीपी को क्या कहा जाता है? एटीपी जो होता है कोशिका का करेंसी होता है। और एटीपी देखिएगा जब C6H12 यानी ग्लूकोज जब टूटता है, ये देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तब जाकर एटीपी बनता है। और इसे ऊर्जा की इकाई कहा जाता है, यानी करेंसी ऑफ, आपको यहाँ पर देखिए एनर्जी करेंसी कहा जाता है। यानी कि ऊर्जा की मुद्रा, इकाई नहीं कहा जाता, ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है, करेंसी कहा जाता है। ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो एक्स किरण की खोज रोएंटिजन ने किया था। किसने किया था? रोएंटिजन ने किया था। इसे भी याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, जल जनित रोग कौन सा है? वाटर से फैलने वाला रोग जो होगा ये कौन सा होगा? आपको हैजा होगा, कलरा होगा, टाइफाइड जो होता है, ये सभी क्या होता है? वाटर से फैलने वाले, जल से फैलने वाले रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सी किरणों का आवेश नहीं होता है? इनमें से बताना है कौन सी किरण पर आवेश नहीं होता है। अल्फा पर जो तो 2 पॉजिटिव आवेश होता है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी कर देता है। बीटा पर 1 नेगेटिव आवेश होता है, द्रव्यमान संख्या में 0 यानी कोई कमी नहीं करता है। और गामा पर कोई आवेश नहीं होता है यानी 0 आवेश होता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, सी। जिसकी परमाणु संख्या 82 से ऊपर वाला हो जाता है, यानी सीसा से ऊपर वाला जिसकी परमाणु संख्या हो जाता है, वहां से अल्फा बीटा गामा निकलने लगता है, क्योंकि उसका नाभिक बड़ा हो जाता है। और वहां से अल्फा बीटा गामा जो होता है रेडियो एक्टिव तौर पर निकलने लगता है। जब तक वो परमाणु संख्या 82 नहीं होता, यानी कि सीसा की तरह नहीं आ जाता है, तब तक वो स्टेबल नहीं रहता है। जितने भी आपको एक्टिव पदार्थ होते हैं, परमाणु एक्टिव यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ, उस में रखा जाता है। इसे भी याद रखिएगा। गामा की खोज पोल बिलर्ड ने किया था, अल्फा बीटा की खोज रदरफोर्ड ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, मनुष्य किस वर्ग के अंतर्गत आता है? मनुष्य एक मैमल है और मेमेलिया के अंतर्गत आता है। मनुष्य में चार विश्व में हृदय पाए जाते हैं, 4 विश्व में। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, गाइगर म्यूलर काउंटर किससे मापा जाता है? गाइगर मूलर काउंटर जो होता है ये किसको मापता है? रेडियो धर्मिता को मापता है। गाइगर मूलर काउंटर किसको मापता है? रेडियो धर्मिता को मापता है। और रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। जबकि रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों का वर्गीकरण करता है, तो जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हो जाएगा। और वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। हिपोक्रेटस को क्या कहा जाता है बताइए?
तो जो डॉक्टर लोग शपथ लेते हैं उसे हिपोक्रेटस के पिता कहा जाता है। क्या करते हैं डॉक्टर, क्या होते हैं बता सकते हैं आप? चिकित्सा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों को वर्गीकरण करती है, इसे वर्गीकी कहा जाता है। और वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इसे भी याद रखिए क्वेश्चन पर 90। नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रोड, कंट्रोल जो आपको, जो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन निकलता है उसको कंट्रोल जो किया जाता है रोड लगाकर, उससे कैडमियम होता है, बोरोन होता है। और भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, आप सभी को पता होना चाहिए। ये कैडमियम और बोरोन छड़ लगाया जाता है नियंत्रण करने के लिए। रेबीज होता है, खतरनाक बीमारी है, कुकुर काट लेता है तो रेबीज हो जाता है। और ये पानी से आपको डर लगने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो कूता कूता या बिल्ली जो काटता है, इससे आपको रेबीज फैलने की बीमारी है, वायरस जनित बीमारी होता है, ठीक ना। लुई पास्चर ने रेबीज की टीके की खोज किया था। किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है? परमाणु बम जो होता है ओपेनहाइमर द्वारा खोजा गया था, यानी बनाया गया था इन्हीं की देखरेख में। परमाणु बम में क्या होते हैं? बड़े बड़े नाभिक जैसे यूरेनियम प्लूटोनियम के नाभिक को तोड़ा जाता है। तो परमाणु बम जो होते हैं नाभिक के विखंडन पर, सबसे पहले 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को देखिएगा परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी में, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और फिर देखिएगा 9 अगस्त को गिराया गया था। 9 अगस्त को 1945 में गिराया गया था हिरोशिमा पर जापान के, 9 अगस्त 1945 में, जिसका नाम था फैटमैन। हमारे यहाँ परमाणु में सबसे पहले जो परीक्षण किया गया था 1974 में मई में किया गया था, जिसे आपको जो है परमाणु परीक्षण कहा जाता है, लाफिंग बुद्धा के नाम से किया गया था इंदिरा गांधी के समय में। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 1998 में 2 बार परमाणु परीक्षण, पोखरण राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नाभिकीय संलयन जो होता है, सूरज के प्रकाश जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। चलिए, तपेदिक जो होता है जीवाणु होता है, तपेदिक टीबी जो होता है जीवाणु जनित रोग है। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है तपेदिक के कारण होता है, ठीक ना। बेबेरियो क्लोरी कलरा के कारण होता है, ये जो होता है कलरा के कारण होता है। सिलेमेना टाइफी जो होता है टाइफाइड के कारण होता है, ठीक, इसे भी याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम जो भी होता है ये आपको किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम जो होता है किसका बताओ? प्लाज्मोडियम के कारण कौन सा बीमारी हो जाता है? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, मलेरिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको ए हो जाएगा। टाइफाइड कौन सा है आपको? इसमें आपको बिडाल टेस्ट किया जाता है जीवाणु जनित रोग। सूरज में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो नाभिकीय संलयन है। सूरज में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? हाइड्रोजन 71% पाया जाता है, वो हीलियम में बदलते रहता है। शरीर की रक्षा इम्यूनिटी कौन करता है? शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता आपको बनाता है वो डब्ल्यूबीसी बनाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनाता है प्लेटलेट्स जो होता है, जिसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ये आपको क्या करता है? ब्लड जमाता है। आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और ये जो होता है तुम्हारा आपको ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। वह उपकरण जो एसी को डीसी में बदले, तो एसी को डीसी में जो बदलता है, एसी को डीसी में बदल रहा है, यानी आपको अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदल रहा है, उसे रेक्टिफायर कहा जाता है। और जो डीसी को एसी में बदले उसे कहा जाता है इन्वर्टर। इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर रेक्टिफायर। ट्रांसफर क्या करता है? वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। जनरेटर जो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। क्वेश्चन 97। फाइट एंड फ्लाई हार्मोन किसे कहा जाता है? लड़ो और भागो के नाम से। डायरेक्ट तुम्हारा गर्लफ्रेंड के भाई सामने खड़ा हो जाएगा, तुमको डर लगेगा, या तो मारोगे उसको पटक कर या भागोगे, या भूत अचानक खड़ा हो जाता है, तो इसे एंड्रिलन ग्रंथि से एंड्रिलिन हार्मोन निकलता है। इसे कहा जाता है फ्लाइट एंड फ्लाई के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। किसी पदार्थ की विद्युत चालकता ताप बढ़ने पर क्या हो जाती है? तो ये देखिए, किसी पदार्थ की विद्युत चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है, यानी वो पदार्थ कौन सा है कि अगर ताप बढ़ेगा तो विद्युत चालकता भी बढ़ जाएगा, उसे कहा जाता है अर्धचालक। अर्धचालक में आपको जैसे कि सिलिकॉन हो जाता है जो कि सोलर प्लेट और मोबाइल चिप बनाने में किया जाता है, जर्मेनियम हो जाता है ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। इसमें ताप बढ़ाते हैं तो इसका चालकता और बढ़ जाता है, जबकि धातु में ये उल्टा हो जाता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर जो होता है आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होगा, जिसे ग्वाइटर रोग कहा जाता है, इसे घेंघा रोग कहा जाता है। थॉराइड जो ग्रंथि होता है वो फूल जाता है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। किस तरंग की तरंग धर सबसे अधिक होती है? यानी किस तरंग की तरंग धर सबसे अधिक होगी ये आपको बताना है। सबसे लंबी तरंग धर होती है रेडियो तरंग की, और सबसे कम जो होती है आपको गामा की। गामा के वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, इसे भी याद रखिएगा। गामा की खोज पोल ब्लड ने किया था, इसे भी याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? आपको रेडियो तरंग हो जाता है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपका खत्म करते हैं। बताइए कितना समय लगा? हाँ, कितना समय लगा? चलिए और कुछ क्वेश्चन बचा है उसे भी निपटा देते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन बचा है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो बचा हुआ है। 100 क्वेश्चन तो खत्म हो गया। बेकिंग सोडा को कहा जाता है खाने वाला सोडा, और इसका फॉर्मूला होता है NaCO3। इसे खाने वाला सोडा कहा जाता है। धोवन वाला सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है खाने वाला सोडा, और सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। और NaCl को क्या कहा जाता है? इसे साधारण नमक कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। और धोने वाला सोडा हो जाएगा ये वाला, बी वाला ऑप्शन धोने वाला सोडा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। सोडा वाटर यानी पेप्सी कोला, हाथ में लेके पेप्सी कोला गटगट भारतिया मुखिया जी के ही स्टाइल मारतिया, तो इसमें क्या होता है? CO2 होता है। CO2 क्या होता है? CO2 होता है। CO2 गैस जो होता है बाहर निकलता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? पानी को शुद्धिकरण के लिए आपको होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? क्लोरीन गैस होता है, जो कि ये देख सकते हो, क्लोरीन गैस जो कि पानी के जीवाणु को मारता है। CaOCl2, इसे विरंजक चूड़ के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते क्वेश्चन देख लेते हैं। टूथपेस्ट में प्रायः कौन सा पदार्थ दंत क्षय रोकने के लिए होता है? टूथपेस्ट जो होता है, मंजन होता है, उसमें क्या मिलाया जाता है? दांत को क्षरण रोकने के लिए। तो इसमें मिलाया जाता है फ्लोराइड। फ्लोराइड दंत क्षरण को रोकने के लिए मिलाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। कठोर जल जो होता है, हार्ड वाटर जो होता है, ये किस कारण से होता है? तो आपको देखिएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं, उसके कारण जो होता है पानी जो होता है कठोर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्बल का, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। और जो आपको चूना बुझ जाता है, बुझा हुआ जो चूना होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक ना। सोने का शुद्धता मापा जाता है, शुद्ध सोने का आपको जो होता है 24 कैरेट का होता है। तो सोने का शुद्धता किसमें मापा जाता है? कैरेट में मापा जाता है। सोना बहुत आघात वर्धनीय है, तन्य है, ये भी याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? तो स्टेनलेस स्टील में आपको आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है और प्लस कार्बन होता है। कार्बन इसकी कठोरता प्रदान करता है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है, ये चारों से मिलकर बनता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज और क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बाकी खत्म। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको कभी कभी पूछता है ना कि सिंधु घाटी कौन से युगीन सभ्यता है? कांस्य युगीन। तो कॉपर और किससे मिलकर बनता है? टिन से आपको कांसा मिलकर बनता है। क्विकलाइन का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन भी कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अमलगम किसे कहा जाता है? अमलगम मतलब कि अगर पारा किसी धातु के साथ मिल जाता है तो उसे अमलगम कहा जाता है। तो पारा किसी धातु के साथ मिल जाएगा अमलगम, लेकिन पारा किसके साथ नहीं मिल सकता है? तो लोहा के साथ नहीं मिल सकता है, यानी लोहा के साथ कभी वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर सकता, अमलगम नहीं बना सकता है, ठीक ना। प्लेटिनम और लोहा को, प्लेटिनम प्लस सोना, इसको घोलने वाला कौन होता है? अम्लराज होता है, अम्लराज इसको घोल देता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का सूत्र होता है CH4। और मीथेन किसमें पाया जाता है? CNG, यानी CNG में पाया जाएगा। दलदली आपको जगहों पर पाया जाएगा। धान के खेतों में गाय भैंस पगुराई करती है तब पाया जाता है। आपको कोयला के बड़े बड़े जो देखिएगा कि जो कोयला जहां से निकाला जाता है, वहां पर आप देखिएगा कि वहां पर आपको मीथेन गैस निकलता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में है? तो ओजोन परत समताप मंडल में है। ओजोन की फार्मूला O3 होता है, इसका मापन होता है डाप्सन में। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि वहीं से फ्रियोन निकलता था। ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा कब होता है? जब आप जीवाश्म ईंधन जलाते हो तो वहां पर SO2 निकलता है, NOx निकलता है, यानी कि सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब पानी से मिल जाता है, यानी H2O से मिलेगा, ऊपर जाकर पानी से मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपको H2SO4, यानी अम्लों का राजा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑयल ऑफ विट्रोल जिसे कहा जाता है, H2SO4। क्या मैं लिख दिया? H2SO4 बन जाता है, ठीक ना। और प्लस यहाँ पर बन जाएगा नाइट्रिक अम्ल, HNO3। और यही जब पड़ता है तो खदार देता है, यही अम्लीय जो एसिड रेन होता है, खतरनाक होता है किसी भी बड़े बड़े महल के लिए, ठीक ना। चलिए बात यहाँ पर खत्म करते हैं। 20 मिनट का शो था, लेकिन आधा घंटा का शो देख लिए। एक्स्ट्रा में पैसा देकर जाइएगा, ठीक ना। लाइक कर दीजिए।